ट्रेसिंग, वक्र अनुरेखण। अब तक हम दिए गए वक्र के अंदर x या y के मान रखकर बिंदु प्राप्त करते थे और ग्राफ के ऊपर वक्र का अनुरेखण करते थे। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स के अंतर्गत हम इस वक्र का शेप निकालेंगे और आसानी से हम वक्र का अनुरेखण कर लेंगे। कार्तीय और पोलर और तीन तरह के अपने पास कर्व हैं, कार्तीय, कार्टेशियन, पोलर, ध्रुवी, और तीसरा अपने पास में आता है पैरामीट्रिक, प्राचल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्तीय समीकरण अगर हमको दी हो तो उसके कर्व्स किस प्रकार से ट्रेस किए जाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा। मुख्य रूप से वैसे तो हमने इसमें 6 पॉइंट लिखे, 5 पॉइंट्स में ही आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। और कोई भी कर्व ट्रेस करेंगे तो हम ये हेडिंग्स ज़रूर लगाएंगे, चाहे वो चीज़ उसमें आ रही हो या नहीं आ रही हो। नहीं आएगी तो हम लिख देंगे कि नहीं है। जैसे फर्स्ट पॉइंट सिमेट्री, सिमेट्री में हम पहला पॉइंट चेक करेंगे कि सिमेट्री सममिति एक्स अक्ष के परित है या नहीं है। सिमेट्री से मतलब है कि एक्स एक्सिस के अबाउट लेने का अर्थ ये है कि जैसा पोर्शन एक्स अक्ष के नीचे है वो का वही ऊपर आना चाहिए। अगर इस प्रकार की चीज़ है तो हम डायरेक्टली यहाँ पता लगा लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि समीकरण में y की जितनी भी घातें हैं वो सभी सम हों, इवन हों, तो ऐसा कर्व हमेशा x अक्ष के परित सममित होता है। जैसे y² बराबर 4ax, y की घात यहाँ पर इवन है। अगर यहाँ पे प्लस y होता तो फिर सब जगह y की घातें इवन नहीं रहती। सो y² इक्वल टू 4ax परवलय के अंदर जैसा x अक्ष के ऊपर वक्र होगा वैसा ही नीचे होगा। y² बराबर 4ax आप जानते हैं इस तरह से आता है हमेशा, x अक्ष के ऊपर वो का वही नीचे। इसी सिमेट्री में दूसरा पॉइंट अबाउट y एक्सिस, यदि समीकरण में x की समस्त घातें सम हों तो वक्र y अक्ष के परित सममित होगा। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जैसे x² इक्वल टू 4ay, x की सभी घातें सम है, 2 है यहाँ पे, तो ये आप जानते हैं x² इक्वल टू 4ay, इसलिए जैसा पोर्शन y अक्ष के इधर आएगा वैसा का वैसा ही y अक्ष के इधर आएगा, तो ये कहलाएगा सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तीसरा पॉइंट सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू x लाइन, वक्र के समीकरण में x और y को परस्पर बदलने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। बदलने का मतलब इंटरचेंज, जहाँ पर x है उसकी जगह आप y लिखेंगे, y की जगह आप x लिखेंगे, उसके बाद भी कर्व वापस सेम आ जाएगा। तो ऐसा वक्र y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे x³ प्लस y³ बराबर 3axy, ये एक कर्व है ना, वॉल्यूम टाइप का है। तो इसमें क्या है कि x की जगह y रखें, y की जगह x रख दें, इधर भी यहाँ भी सभी जगह, तो ये वापस सेम आ गया। तो ऐसे कर्व्स y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। y इक्वल टू x लाइन कौन सी होती है? 45 डिग्री वाली, जिसमें x और y बराबर होते हैं, ये ओरिजिन से पास हो रही है ना ये लाइन। तो y बराबर x लाइन के अबाउट सिमेट्री का मतलब हुआ कि इस लाइन के जैसा इधर की तरफ कर्व आएगा वैसा का वैसा ही इधर की तरफ कर्व आएगा। तो ये सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू x लाइन। सिमेट्री इन दी अपोजिट क्वाड्रेंट, दी गई समीकरण में x के स्थान पर -x और y के स्थान पर -y रखने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तब वक्र सम्मुख पाद में सममित होगा। जैसे एक्स वाई बराबर c², x की जगह -x, y की जगह -y रखा, माइनस माइनस प्लस, तो वापस सेम आ गया। तो ये सिमेट्री आएगी अपोजिट क्वाड्रेंट में। अपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है वैसा ही थर्ड में आएगा, जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में है वैसा का वैसा ही पोर्शन फोर्थ में आएगा। तो इनका बेनिफिट ये है कि हम केवल एक साइड में वक्र बना लें, जैसे यहाँ से यहाँ ऊपर बना लिया
तो वो का वही ये का ये यहाँ सेम ले लेंगे, या यहाँ जैसा आ रहा है वो का वैसा ही सेम लेंगे, तो एक जगह पता लगा लेंगे। इसी तरह से एक्स अक्ष के अबाउट सममित है, तो एक्स अक्ष के ऊपर ऊपर कर्व बना लिया, वैसा का वैसा ही हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सिमेट्री का हमको बेनिफिट है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु की प्रकृति। वक्र के समीकरण में x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 प्राप्त हो जाए तो वक्र मूल बिंदु 0 0 से गुजरता है। जैसे ये परवल है ना, x की जगह 0 रखा, y भी 0 हो गया, y की जगह 0 रख रहे हैं तो x भी 0 आ गया। तो 0 0 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वक्र मूल बिंदु से गुजरता है। और जब भी वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा तो हम मूल बिंदु पर टेंजेंट्स ज्ञात करेंगे। और टेंजेंट्स ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत ही आसान मेथड हम ले रहे हैं, डायरेक्ट एक ही लाइन में निकाल देंगे सारे टेंजेंट्स। इसके लिए समीकरण में न्यूनतम घात के पदों, लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को आप 0 रख देंगे, तो इससे मूल बिंदु पर टेंजेंट प्राप्त हो जाएंगे। लोवेस्ट डिग्री टर्म जो भी सबसे कम घात के पद होंगे, है ना, क्योंकि वक्र मूल बिंदु से जा रहा है तो अचर तो आएगा ही नहीं है। तो अगर हमारे पास में ये अचर नहीं होना चाहिए लोवेस्ट डिग्री टर्म, तो उनको आप 0 रख देंगे, तो मूल बिंदु पर सीधा टेंजेंट आ जाएगा। मूल बिंदु पर टेंजेंट प्राप्त होने के बाद हम नोड और कस्प का निर्धारण करेंगे, है ना। वो कैसे करेंगे कि ये टेंजेंट्स का पता लगाएंगे कि ये जो हमारे पास टेंजेंट्स आए हैं ये वास्तविक और भिन्न भिन्न हों, रियल एंड डिफरेंट, तो हमारे पास नोड बनेगा। जैसा अपन ने पिछले लेक्चर्स में देखा था, उसमें क्या कहा था कि नोड के अंदर हमेशा टेंजेंट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिफरेंट। और अगर यही नोड हमारे पास में रियल एंड कॉन्सिडेंट हो जाए, वास्तविक और संपाती हो गए, तो हमेशा कस्प बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही टेंजेंट प्राप्त हुए तो हमको पता लग जाएगा कि उस मूल बिंदु के ऊपर नोड बन रहा है या कस्प बन रहा है। और नोड की आकृतियाँ आपको पता ही है, वो इस तरह से आती है, या हम यूं भी ले सकते हैं, इसी तरह से नीचे की साइड यूं भी आ सकती है और इधर की साइड भी ये यूं भी आ सकती है। तो ये 4 तरह से हो सकते हैं, और तिरछे भी आ सकते हैं यूं। तो ये आपका कहलाएगा नोड और कस्प का निर्धारण। तो कुल मिला के सार ये है कि जब भी वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वेट टू 0 एंड फाइंड द टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स इफ दे आर रियल एंड different then there will be a node, and if they are coincident and real then it will be a cusp। तो इस प्रकार से नोड और कस्प का निर्धारण करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट लेते हैं, इंटरसेक्शन विद द एक्सिसेज, अक्षों पर प्रतिच्छेदन, कि वक्र एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कहाँ कहाँ पे काटता है। तो जब भी समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमको पता लग जाएगा कि वक्र y अक्ष के ऊपर कहाँ काट रहा है। इसी तरह से y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त करेंगे, तो x अक्ष पे कहाँ काट रहा है ये पता लग जाएगा। ये प्रतिच्छेदित बिंदु आ गए, है ना। जैसे पॉइंट आएगा 0 2, 0 -2, इस तरह से, या 2 0 आएगा, या 3 0 आएगा, -3 0 आएंगे। तो ये जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं अक्षों पे प्रतिच्छेदन वाले, इन बिंदुओं को हमने एक नाम दे दिया, लेट द पॉइंट इज AB। इस प्रकार के बिंदु माना इसको AB बिंदु पर मूल बिंदु को स्थानांतरित करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं कि जब भी वक्र किसी भी एक्सिस को काट रहा है, जैसे सपोज करो 0 2 पे काटा, तो इस 0 2 बिंदु के ऊपर मूल बिंदु को उठा के यहाँ स्थानांतरित करेंगे, ताकि क्या है कि मूल बिंदु जैसे यहाँ पे आ जाएगा इस बिंदु के ऊपर, तो हम यहाँ पे यही वाला सेकंड वाला प्रोसीजर अपना लेंगे कि टेंजेंट्स निकाल लेंगे, लोवेस्ट डिग्री टर्म और नोड और कस्प का निर्धारण इस नए बिंदु पे कर लेंगे, है ना। ये नीचे देखिए किस तरह से शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एट द पॉइंट AB, कि ये जो भी पॉइंट आए, मान लीजिए अगर 3 पॉइंट आए तो तीनों पॉइंट के लिए ये कई प्रोसीजर अलग अलग करना पड़ेगा अपने को, ये ध्यान रखिए, है ना। कई किताबों में ये समस्या है इस तरह की। तो जितने भी पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्शन करेगा उन सभी पॉइंट्स को एक एक करके आप लेंगे एंड शिफ्ट दी ओरिजिन एट दिस पॉइंट। इसके लिए आप क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे x + a
और y की जगह रखेंगे y प्लस बी रखेंगे। ऐसा करने से मूल बिंदु ए बी पर स्थानांतरित हो गया है ना, ये शिफ्टिंग हो गया ओरिजिन, है ना। जो ओरिजिन पहले 0 0 पे था वो उठ के अब कहाँ आ गया, ए बी के ऊपर आ गया। अब इस नए ओरिजिन पर, अब नया ओरिजिन यहाँ आ गया, है ना। उपरोक्त सेकंड के अनुसार टेंजेंट प्राप्त करके नोड और कस्प का निर्धारण करेंगे। वही लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वेट टू 0 एंड फाइंड द टेंजेंट्स एंड डिसाइड वेदर इट विल बी ए नोड और कस्प। यह प्रक्रिया जितने भी बिंदु हैं हमारे पास, वो एक्स अक्ष पर जहां जहां भी काट रहे हैं, जितने पर एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदित बिंदु हैं, उन सभी के लिए एक एक करके करना है। ये भी आपको बता ही दिया। इसके बाद नेक्स्ट एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स का हमने पूरा एक चैप्टर किया है। तो दो तरह के एसिम्टोट्स निकालेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, और फिर उसके बाद तीसरा निकालेंगे ऑब्लिक। ये सारे एसिम्टोट्स जो भी वो पहले वाला मेथड है उससे निकालेंगे आप, ये एसिम्टोट्स आ जाएंगे। और एसिम्टोट्स पर वक्र रेखा के पास जाता जाएगा और कभी भी टच नहीं करता है। जो अपनी डेफिनेशन है एसिम्टोट की, द कर्व टचेज एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हम कागज पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एसिम्टोट्स आते ही हमको बहुत आइडिया लग जाएगा कि वक्र जो है, जो भी लाइन एसिम्टोट आई उसके पास जाता ही जाएगा। एज वक्र के ऊपर जैसे जैसे पॉइंट इन्फिनिटी पे जाएगा, वैसे वैसे उस पॉइंट की, उस एसिम्टोटिक लाइन से दूरी कहाँ जाती है, 0 की तरफ जाती है, जो अपनी डेफिनेशन है एसिम्टोट्स की। यह साधारण भाषा में आपको बताया था, द कर्व टचेज एट इन्फिनिटी। तो ये एसिम्टोट से अपन वक्र का पता लगाएंगे। एंड नेक्स्ट रीजन। वक्र के समीकरण में x का मान y के पदों में और y का मान x के पदों में ज्ञात कर लेंगे, है ना। x बराबर इक्वेशन बना लेंगे या y बराबर बना लेंगे, और उस क्षेत्र का पता लगाएंगे जहाँ x और या y को मान देने पर इमेजनरी स्थिति बनती है। जैसे x को कोई वैल्यू दी और इमेजनरी आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि उन दो बिंदुओं के बीच में वक्र स्थित नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार उस क्षेत्र में वक्र नहीं आएगा। जैसे x बराबर 2 पे वक्र इन्फिनिटी हो गया और x बराबर 3 पर भी इन्फिनिटी हो गया, तो दोनों के बीच में कर्व नहीं आएगा। ऐसे ही हम वो क्षेत्र पता लगाएंगे जहाँ पर इनको वैल्यूज़ देने पर वक्र रियल वैल्यूज़ देता है। इसी प्रकार x और y को मान देकर जहाँ वक्र प्राप्त होगा वो क्षेत्र प्राप्त कर लेंगे। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि किस किस क्षेत्र में वक्र आ रहा है और कहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये आपका 5वां पॉइंट, बस इन 5 से आपका काम चले जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 होंगे या 1-2 ही होंगे, जिसमें हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालेंगे। जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है वहीं पर इसको आप यूज़ करेंगे, वरना आप हर सवाल में निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये हमको सवाल में जब वक्र ड्रॉ करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जहाँ पर नति परिवर्तन बिंदु हों वहीं पर इसको आप यूज़ करेंगे। और फिर भी अगर वक्र में अगर प्रॉब्लम आती है तो ये रीजन जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसमें x को कुछ वैल्यूज़ दे देंगे, y के मान पता लगा लेंगे, या y को वैल्यूज़ दे देंगे और x के मान पता लगा लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास में पूरा कंप्लीट कर्व प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो अपन कर रहे हैं, किसी भी कर्व का ट्रेसिंग कहलाएगा, वक्र का अनुरेखण कहलाएगा। तो इसमें हम ग्राफ की जैसे आपको बनाना नहीं है, आपको तो अपने जनरल कॉपी के अंदर ही इनको बनाने हैं इनको। और कर्व ट्रेसिंग हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि कार्टेशियन तो सबसे अच्छी तरह आना चाहिए। क्योंकि पोलर कर्व्स में भी अगर हमारे पास कर्व ट्रेस नहीं होगा तो हम उसको चेंज कर देंगे कार्टेशियन में और उसके ट्रेस कर लेंगे। और इंटीग्रल में भी हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एरिया निकालने पड़ेंगे, लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो इस सारे को आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करिए, समझिए इसको, फिर हम इसकी प्रॉब्लम्स लेंगे।